हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरीके से आपको तैयारी करना है। गाइस, अगर आप लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर देख लेते हैं या फिर शिक्षा शास्त्र से संबंधित आप लोग कोई भी क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो आपको सीटेट के पेपर को क्लियर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो गाइस, आज हम लोग यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको डेली ऐसे वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगे जिसमें 15 से 20 आपको क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे। ये आपके जो क्वेश्चंस है ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इस मिक्स क्वेश्चंस होंगे जो आपको आपके पेपर में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगा आपको ऐसे क्वेश्चन को लगाकर। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। मतलब शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें जो आपकी पाठचर्या शब्दावली है वो किस ओर संकेत करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, पहले हम लोग सारे आंसर को देख लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। गाइस, किसी भी क्वेश्चंस को आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन से आंसर का तालमेल बैठा लेते हैं तो फिर आप उसका आंसर सही कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद फिर आंसर को आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर देखना है कि किससे मैच खा रहा है। तो शिक्षण पद्धति में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु पर विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। आंसर नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। इसमें आपके जो ऑप्शंस हैं, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षा के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण के खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है। तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षा के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो निचली कक्षा से सीधे सीधे मतलब है कि छोटी कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति किस पर आधारित होती है। तो जो निचली कक्षा होती है उसमें छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ये आपका आंसर जो है वो ठीक हो सही हो जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चों के विकास और वृद्धि दोनों जरूरी होती है। तो उन्हीं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है। तो यह किस नियम से संबंधित है ये कहना चाह रहा है। तो यह सीखने का सादृश्यता का नियम है, सीखने का प्रभाव का नियम है, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि का नियम है या सीखने का तत्परता का नियम है। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक बच्चा है वह अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह नियम किससे संबंधित है। मतलब कि एक बच्चा है वो अपने अतीत में जो उसके हुआ है कि पास्ट में जो हुआ है वही समान परिस्थिति के आधार पर वो नई परिस्थिति में भी वैसे ही अनुक्रिया कर रहा है। तो यह कौन सा नियम हुआ। ये हो जाएगा आपका आंसर 2 प्रभाव का नियम। वो इसलिए क्योंकि बच्चे पर उसकी अतीत की जो परिस्थितियाँ थी वो उस पर प्रभाव पड़ी है, इसीलिए वो नई परिस्थितियों पे वैसे ही अनुक्रिया किया। तो ये उसका प्रभाव का नियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन्हें शिक्षा कैसे उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अन्य समान बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन्हें भी अन्य समान बच्चों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
वैसे कई जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन पर विशेष ध्यान देना तो ज़रूरी होता ही है, लेकिन उनको भी सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए या सामान्य बच्चों की तरह ही देखना चाहिए, क्योंकि वो भी सामान्य बच्चों के साथ घुल मिल सके और वो अपने आप को अलग फील ना करे कि हम क्या इन बच्चों से अलग हैं। उन्हें भी धीरे धीरे ऐसे माहौल में रख के ऐसे मतलब कि उनको उसी परिस्थिति में मिलाना चाहिए जैसे एक सामान्य बच्चा होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया गाइस एक विकार है, इसमें आपका डिसग्राफिया भी होता है, डिस्थीमिया भी होता है और वैसे बहुत सारे होते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें पूछा है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। यह मानसिक विकार है, ये आपका गणितीय विकार है, यह पठन विकार है, या आपका व्यवहार संबंधी विकार है। यहाँ पे पठन विकार हो गया है, यहाँ पे पठन विकार होगा। तो पठन विकार मतलब कि ये पढ़ने का विकार है या गणित का विकार है या व्यवहार संबंधी विकार है। तो गाइस ये जो डिसलेक्सिया है ये आपका पठन विकार है, ये आपका ये तीसरा सही हो जाएगा। इसमें गाइस अगर कोई डिसलेक्सिया से ग्रसित है तो 100 को वॉच पड़ेगा, न्यूक्लियर को अनक्लियर के न्यूक्लियर पड़ेगा, मतलब उसको कुछ ऐसे जो शब्द सिमिलर होते हैं उन चीज़ों में उनको पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसको डिसलेक्सिया की बीमारी मतलब विकार कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के प्रति सचेत होना चाहिए। मतलब कि आकलन जो होता है उसको उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए, उसी डैश में फील करना है कि क्या होगा। तो इसका पहला नंबर है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यालय के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के विभिन्न तरीके के प्रयोग करना, या प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। आकलन को उपयोगी रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, इसके प्रति सचेत होना चाहिए। गाइस कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक मतलब कि जो 4 टॉपिक होते हैं उसमें से एक टॉपिक को बड़ा दे देगा, जैसे लगेगा कि वही इसका आंसर है, तो ऐसा होता नहीं है। आंसर आपको देखना है कि बोलना क्या चाह रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर दूसरा। आगे बढ़ते हैं, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। एक जो प्रतिभाशाली बालक है उसका क्या होने का संकेत नहीं होता है। सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता या फिर जिज्ञासा, इन चारों में से क्या होगा। तो एक प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है, आपको देखना है कि कहना क्या चाह रहा है। नहीं है, आपको नहीं पे बहुत पहले ध्यान देना है कि नहीं का क्या मतलब कि नहीं पे आपको ध्यान देना है कि नहीं पे वो क्या, क्योंकि नहीं वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा मतलब कि उनको बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एक तो नहीं की वजह से गलती होने की संभावना काफ़ी रहती है। तो नहीं के जगह पे क्या होगा, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्या वो सृजनात्मक विचार करेगा, नहीं करेगा, दूसरों के साथ झगड़ा करना, अभिव्यक्त में नवीनता या फिर जिज्ञासा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरों के साथ झगड़ना, क्योंकि एक प्रतिभाशाली बच्चा जो होता है वो दूसरों के साथ झगड़ेगा नहीं, उनके अंदर बहुत अलग तरीके की व्यवहार होते हैं, वो सृजनात्मक विचार करते हैं, वो नई नई चीज़ों को करना चाहते हैं, उनके अंदर चीज़ों को जानने के लिए जिज्ञासा रहती है। तो दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, दुनिया के बारे में अपनी समाज के जगह पे सृजन होगा, समझ होगा। यहाँ पे आपका समाज नहीं होगा, यहाँ पे आपका समझ होगा। आपका अगर नोट बना रहे हैं तो आप यहाँ पे समझ लिख लीजिएगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। इसका जो श्रेय है वो पियाजे को जाता है, पावलाव को जाता है, कोहलबर को जाता है या स्किनर को जाता है। तो इसका जो श्रेय है ये आपको पियाजे को जाता है। पियाजे ने ही मतलब कि बच्चों के बारे में कहा
कि बच्चे दुनिया में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय पियाजे को जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि कृतिका नाम की एक छोटी बच्ची है, वो अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वो बहुत बात करती है। तो ऐसा क्यों होता है? विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, या उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये आपका सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा, ये भी नहीं सही होगा, आपका चौथा हो जाएगा। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। मतलब कि कृतिका के जो विचार हैं उसको अभिव्यक्त करने के लिए विद्यालय में उसको बढ़ावा दिया जाता है कि तुम बोलो। तो इस वजह से वो घर में बात ना करके विद्यालय में ज़्यादा बात करती है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? मतलब एक जो शिक्षक है वो अपने विद्यार्थियों को क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या फिर शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये हो जाएगा आपका शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर सकता है और करता भी है। तो ये उस उद्देश्य के साथ संबंध रखता है, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान ही होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर पे। 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? शिक्षार्थी को स्मरण शक्ति को पहना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नया अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, या शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। गाइस, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे, तो आप ज़रूर से ज़रूर प्रीवियस ईयर को लगाएं और उस पर ध्यान दें, क्योंकि उससे ही आपका बहुत ज़्यादा तैयारी हो जाएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चंस है ये क्या कहना चाह रहा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, क्योंकि सीखने का मतलब है सीखना, मतलब लर्निंग, और अभिप्रेरणा मतलब कि प्रेरणा जगाना। तो अगर जब तक हम लोग सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा अगर नहीं रहेगा तो हम लोग को रुचि नहीं आएगा, मतलब बच्चे को रुचि नहीं आएगा या कोई भी चीज़ में रुचि पैदा नहीं होगी। तो इसलिए शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। आपका आंसर 4 यहाँ पे जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है, मतलब सीखना जो हम लोग सीखते हैं वो सफल हो सकता है या समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर क्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अगर जो कुछ आंसर्स बड़े हैं उनको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगी। आप लोग को अगर देखने में दिक्कत, आप रेजोल्यूशन बढ़ा कर देख सकते हैं। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में सर्वाधिक परीक्षाओं में अपेक्षित ध्यान दिया जाए, आवधिक परीक्षाओं में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सीखना तभी समृद्ध हो सकता है जब वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाएं, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर क्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। वास्तविक दुनिया के उदाहरण से मतलब है कि अगर बच्चा वास्तविक चीज़ों से जुड़ेगा, जो मतलब कि होता रहता है, उसमें क्या होता है कि तभी सीखना आपका समृद्ध हो सकता है, मतलब कि सीखना आपका बेहतर हो सकता है और एक दूसरे से अंतर क्रिया करें और उस क्रिया को शिक्षक जो है सुगम बनाए। तो उसका पहला हो जाएगा आपका 12 का पहला। सीखने में कौन से कथन को, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानी जाएगी? इसमें आपका पहला नंबर जो है वो है शैक्षिक स्थान एकमात्र ऐसा स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्य मुखी होता है। अनअधिगम में सीखने की प्रक्रिया।
तो इसमें कौन सी विशेषता, इसमें भी देखिए आपका जो है नहीं बोला गया है, नहीं पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो शैक्षिक स्थान एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होगा, यह आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था, नहीं पे ध्यान देना है। तो ये गलत बात है, विशेषता मतलब ये नहीं है, क्योंकि शैक्षिक स्थान एक एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। ऐसा नहीं होता है कि बस स्कूल ही आपको सब कुछ सिखाएगा। बच्चा कहीं से भी सीख सकता है, बच्चा घर से सीख सकता है, अपने मित्रों के साथ सीख सकता है, पास पड़ोस से सीख सकता है, रोड में चलते हुए सीख सकता है। तो ऐसा नहीं है कि शैक्षिक स्थान ही मतलब स्कूल ही ऐसा जगह है। उसका आपका पहला नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा में। ये हम लोग का सेकंड लास्ट है, 15 क्वेश्चन ही है इस वीडियो में। ऐसे ही आपको हर वीडियो में 15 से 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को क्या करना चाहिए उनके साथ, मतलब उनको निचली स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्य को करने में सहायता की जानी चाहिए, के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, सिर्फ इस सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, के साथ साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ क्या करना चाहिए, तो उनके साथ सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें सिर्फ यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा श्रव्य एवं सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। और बाकी की चीज़ मैच मतलब सही नहीं है। उन्हें निचले स्तर कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, ये भी आपका सही नहीं है। उसके बाद माता पिता मित्रों द्वारा दैनिक कार्यों में सहायता मिलनी चाहिए, ये भी सही नहीं है। विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, ये भी नहीं सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पाने की उत्सुकता, शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता, धैर्य और दृढ़ता। आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, धैर्य और दृढ़ता। क्योंकि प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण यही होना चाहिए कि उनके अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। ये नहीं है कि पाने की उत्सुकता, ये गलत हो जाएगा। शिक्षण पद्धति विषय मानों में ज्ञान दक्षता, ज्ञान तो होना ज़रूरी है, लेकिन सब उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि धैर्य होना। क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाने में धैर्य होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत सारे शरारतें करते हैं, हरकत करते हैं, उन्हें मार पीट कर नहीं सिखाया जाता। अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता, छोटे बच्चों को ज़्यादा भाषा की क्या ज़रूरत है, आप उनसे साधारण भाषा में ही बात करेंगे तो वो सीख जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्राथमिक स्तर का जो शिक्षक है उसके अंदर धैर्य होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, ये आपका यहाँ आज का 15 क्वेश्चंस हैं जो समाप्त होते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और आपको कोई भी मतलब की बात हो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और आपको कैसा वीडियो और चाहिए सब प्रोवाइड आपको कराया जाएगा। गाइस, आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से 15 से 20 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये रहा आज का वीडियो आपका। आप चाहे तो इसको नोट बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नोट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने भी बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, उसी के थ्रू मैं भी सीटेट पास की हूँ। नोट्स के थ्रू ही, बुक तो मैंने परचेस ही नहीं किया था। और उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, और आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं क्योंकि सीबीटी है। गाइस, मैं एक तो मॉक टेस्ट का भी मैं आपको एक वीडियो बना कर दूँगी कि आपको मॉक टेस्ट कैसे लगाना है। तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी क्वेरी आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं गाइस। आज के लिए गाइस इतना ही।